प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा इस कार्यक्रम में सादर अभिवादन और स्वागत। विद्यार्थियों, आज का मेरा विषय है श्री असगर वजाहत का संक्षिप्त जीवन परिचय। इस पर थोड़ी चर्चा करूंगा, बिंदु के रूप में प्रकाश डालूंगा। उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, उन पर प्रकाश डालूंगा। उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। विद्यार्थियों, असगर वजाहत, जिनका जन्म सन 1946 में जिला फतेहपुर में हुआ और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा वहीं फतेहपुर में हुई और तत्पश्चात विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा हुई उनकी, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ में स्थित है, तो वहाँ उनकी शिक्षा हुई। और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दूसरा नाम दे दिया गया है, श्री महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। क्या नाम दिया है? श्री महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के नाम से इसको अभिहित किया। तो उस वहाँ पर इन्होंने अपनी विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद जो है फिर यहाँ आपका जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ पर इन्होंने अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य करते करते जो है आप फिर अनेक पत्र पत्रिकाओं में लेखन प्रारंभ किया। अनेक पत्र पत्रिकाओं में लेखन प्रारंभ किया और लेखन सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स इत्यादि में सन 1955 से लेखन कार्य किया। और उसके बाद असगर वजाहत जी की एक खासियत ये है कि आपने हर साहित्य के, हिंदी साहित्य के हर एक विधाओं में कार्य किया। हर एक विधाओं में आज जितनी भी विधाएं हैं हिंदी साहित्य की, चाहे कहानी हो, कविता हो, नाटक हो, यात्रा संस्मरण हो, यात्रा वृत्तांत हो, और लघु कथा है, नाटक, एकांकियाँ इत्यादि विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी दौड़ाई और इन्होंने अपनी जो महारत जो हिंदी साहित्य में स्थापित करना चाहिए उन्होंने स्थापित किया। और विद्यार्थियों, इनकी दूसरी जो विशेषता है कि इन्होंने फिल्मों के लिए, अनेक फिल्मों के लिए और धारावाहिकों के लिए कार्य किया। क्या कार्य किया? पटकथाएं लिखी। पटकथाएं, पटकथा आप समझते होंगे कि पटकथा स्क्रीन पर, पर्दे पर चलने वाली कहानी को पटकथा कहा जाता है। पर्दे पर चलने वाली जो कहानी होती है उसे पटकथा कहा जाता है। उस पर जो है इन्होंने कार्य किया। तो इसके बाद जो है आप स्वतंत्र लेखन इस समय कर रहे हैं, दिल्ली में रह करके स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं और इनकी अनेक विधाओं में महारत हासिल है, हस्ताक्षर हैं अनेक विधाओं के। अब इनकी जो 4 कहानियाँ, 4 छोटी छोटी कहानियाँ जिनको हम लघु कथा कहते हैं, लघु मतलब छोटा, छोटी सी कहानी को लघु कथा कहा जाता है। हिंदी साहित्य की यह एक विधा है। लघु कथा लेखन जो है हिंदी साहित्य की एक विधा है जिसमें
असगर बजाज साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो इस पर जो आपके यहाँ 4 कहानियाँ हैं। पहली कहानी का नाम है शेर, दूसरी कहानी का नाम है पहचान, तीसरी कहानी का नाम है 4 हाथ और चौथी कहानी का नाम है साझा। तो ये 4 कहानियाँ हैं आपके यहाँ जो असगर बजाहत जी ने लिखी है। तो उनका संकलन है 4 कहानियों का, अंतरा भाग 2, कक्षा 12वीं के लिए। तो इसमें जो पहली कहानी है इस पर बिंदु के रूप में जब मैं चर्चा करता चलूँगा, चारों कहानियों पर चर्चा करूँगा बिंदु के रूप में। तो पहली जो कहानी है वो है शेर। शेर किसका प्रतीक है? अहिंसा का प्रतीक है। लेकिन ये शेर सत्ता का भी प्रतीक है, सत्ताधारी लोगों का प्रतीक है, नेताओं का प्रतीक है। और इसमें ये दिखाया गया है, लेखक ने यह दिखाया है कि वास्तव में किस प्रकार जो दबंग नेता हैं उसके चाहे डर के कारण, चाहे जो है ये न कि न प्रकार न किसी भी प्रकार से जनता उनकी ओर आकृष्ट होकर के उनका कहना मानती है और जो कुछ भी कहते हैं उनको करती है। और इसके बाद जो है बोलो नहीं, इसके बाद क्या होता है कि जो कहानी का थोड़ा ये है कि भाई शेर जो है कहता है कि मैं तो जंगल में इसलिए भागा था कि मेरे सिर पे सींग निकल रही थी, इसलिए मैं जंगल में भागा। और वहाँ उसका वो शेर वहाँ बैठ गया झाड़ी के पीछे और उसका मुंह खुला था। उसमें सारे जानवर जो है उसके मुंह में जा रहे हैं, उसके मुंह में चलते जा रहे हैं ताकि जो है उसका काम हो सके। अर्थात शेर के मुंह में अपने आप जाने का अभिप्राय है कि किसी भी दबंग या जो है जो सत्ताधारी व्यक्तित्व है उसकी बात को मान लेना, चाहे भय से हो चाहे जैसे भी हो, अपनी बात को वो मान लेता है। तो कोई कहता भाई रोजगार का दफ्तर है वो और फला का दफ्तर है, तो उस बात को लेकर के मतलब कहने का अभिप्राय है इस जब सत्ताधारी व्यक्तित्व के मनो अनुकूल कार्य नहीं होता तो वो सत्ताधारी व्यक्तित्व जो है हिंसा का रूप ले लेता है, हिंसावादी हिंसा प्रतिहिंसा का रूप ले लेता है और जनता का तहस नहस करने में लग जाता है। जनता को फोड़ने में, जनता को अलग थलग करने में लग जाता है और जो है कहीं किसी से घूस लेता है, कहीं किसी से कुछ करता है। तो ये इस कहानी का जो अभिप्राय है, इस कहानी का सारांश है। और दूसरी कहानी जो है उसका नाम है पहचान। जो दूसरी कथा है उसमें एक राजा की कहानी है। राजा जो है सब हुक्म देता है कि भाई अपनी आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करने से कार्य में बाधा होती है। हाँ, तो कहने का मतलब होता है कि अगर जो है जो प्रशासक है मूर्ख है तो उस देश का विनाश निश्चित है। क्योंकि कहा जाता है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पयावस नरक अधिकारी। जिस राज्य की जो प्रजा है वो दुखी होती है उस राजा के द्वारा, तो वह राजा नरक का अधिकारी होगा। उस राजा को नरक मिलना चाहिए और दंड मिलना चाहिए। तो इस कहानी में ये दिखाया कि भाई आंखें बंद करवा दी, हुक्म दिया कि भाई कान में शीशा पिघला करके डलवा लो, उससे बाधा होती है और सब ने किया और उससे काम दुगुना हुआ। और जो है फिर कहा कि अपने होठ सिलवा लो, बोलना जरूरी नहीं है। और उसके बाद फिर बाद में खैराती और छिद्दू और रामू, ये 3 पात्र होते हैं इस कहानी के, खैराती, छिद्दू और रामू।
तो ये जो है बाद में देखते हैं आँख खोल के, भाई हमारा राज्य जो अब कैसा हो गया है, तो देखते हैं तो उनके सामने राजा ही राजा दिखता है। तो कहने का अभिप्राय है कि राजा ने जो कुछ भी किया उस अपने किए पर पछताया, अपने राज्य का सर्वनाश कर दिया। राजा ने अपने राज्य का सर्वनाश कर दिया। तो सत्ता जो सत्ताधारी व्यक्तित्व होता है उसको विवेकपूर्ण होना चाहिए, अविवेकी नहीं होना चाहिए, अज्ञानी नहीं होना चाहिए। अगर अज्ञानी होगा तो उस राज्य का सर्वनाश अवश्य होगा, क्योंकि राजा तो प्रजा का पिता होता है, राजा प्रजा का पिता होता है, राजा प्रजा का पालक होता है। इसलिए तो ये दूसरी कहानी। और तीसरी जो कहानी है वो है चार हाथ। चार हाथ में ये बताया गया है कि जितना मालिकों का, चाहे जो पूंजीपति जो वर्ग होता है, और पूंजीपति वर्ग और मजदूर, ये दो पहलू हैं। एक तो मजदूर, दूसरा पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग मजदूरों से जितना काम कराना चाहता है उतना काम कराए। इस कहानी में चार हाथ में कहता, अगर मनुष्य के चार हाथ होते तो काम और अधिक होता। तो उसने अपने यहाँ पर नौकरी पर कई वैज्ञानिकों को रखा। वैज्ञानिकों ने शोध किया तो वैज्ञानिकों ने मना कर दिया, भाई काम तो नहीं हो सकता है, ये चार हाथ नहीं लग सकते आदमी के, तो उनको हटा दिया। स्वयं जो है वो करने बैठ गया रिसर्च करने के लिए। तो भाई चार हाथ, कई मजदूरों के लोहे के हाथ लगवाए, कोई कहीं किसी का हाथ लगवाया, मजदूर मर गए। तो वो जो है जब मजदूर मर गए तो वो उस मालिक ने वो क्या किया कि भाई वो भी हार मार गया। जो असंभव चीज़ है उसको संभव कैसे किया जा सकता है? तो इसलिए उन्होंने ये यहाँ पर भी जो ज़्यादा लालच करेगा, इस कहानी का संदेश यह है कि जो ज़्यादा लालच करेगा उसको जो है उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा, उसका दुष्परिणाम अवश्य मिलेगा। इस कहानी का संदेश यह है। और जो चौथी कहानी है कि साझा। तो किसान जो है, किसान ने कई जगह खेती की और उस डरता था, मगरमच्छ के साथ भी खेती करी उसने और उससे भी डरा। इस बार जो है हाथी के साथ गन्ने की खेती करने की कोशिश की, गन्ने की खेती की। और जो है इसमें जो है गन्ने की खेती करने के बाद कहा कि भाई चलो गन्ना हो गया है, चलो गन्ना खाते हैं। एक गन्ने का छोर किसान के मुंह में है, एक गन्ने का छोर हाथी के मुंह में है, और गन्ना दोनों खाते हैं। गन्ना खाने के बाद जब गन्ने का थोड़ा सा हिस्सा बच जाता है तो हाथी जो है उसको खींच लेता है ताकि उसको हम मार दें किसान को, और गन्ना पूरा हम कर, तो गन्ना जो है वही किसान छोड़ देता है और हाथी जो है उस गन्ने को पूरा खा जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो जमींदार लोग होते हैं किसानों को चूस करके और जितना हड़पना चाहे हड़पने की कोशिश करते हैं और हड़प लेते हैं। इस कहानी में यही बताया गया है कि किसानों को चूसने वाले जमींदार कभी सुखी नहीं रह सकते। और इस चौथी कहानी का यही जो है संदेश है, जो शोषक वर्ग है, शोषित वर्ग को शोषित वर्ग का शोषण करके वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अगर जो है ऐसा करेगा, ऐसा करता है तो वह कभी न कभी उसको भी दुष्परिणाम मिलेगा। तो आजकल जो सत्ताधारी लोग हैं, आजकल जो पूंजीपति वर्ग हैं, जो नेता हैं, वो जनता का किसी प्रकार से मजदूर का शोषण जमींदार करते हैं, पूंजीपति वर्ग के लोग करते हैं, धनाढ्य लोग करते हैं, और उनको अनाप शनाप बोलते हैं, गालियां निकालते हैं, और वो जी हुजूर या जी बाबूजी कह करके, क्योंकि उसको पेट पालना है,
तो वो उसको वो करना ही पड़ता है। और जो है उसकी हाय एक दिन ऐसी लगती है कि अंत समय जो है बहुत बुरा होता है ऐसे लोगों का। असगर वजाहत साहब ने इस कहानी में यही बताया है। तो प्यारे विद्यार्थियों की असगर वजाहत साहब की जो ये विलक्षणता है कि जो कुछ भी लिखते हैं वो सजीव लिखते हैं और सजग ढंग से लिखते हैं, और इनकी जो भाषा शैली बिल्कुल सरल है और सटीक है, सुगम है, और कहीं कहीं उर्दू के अल्फाज भी आ गए हैं। उर्दू के अल्फाज भी आ गए हैं, और अपनी जो उनकी जो शब्दावली है वो उनमें नाद सौंदर्य है। एक एक शब्द बोलता है, एक एक पात्र बोल उठता है, और उनकी कहानियों में, नाटकों में ये चित्रात्मकता है, प्रतीकात्मकता है। जो पहली कहानी है वो शेर, वो व्यंग्यात्मक है, व्यंग्यात्मक कहानी है, ये एक व्यंग्य है। और अंत में लेखक जो है शेर के मुंह में नहीं जाता है। कहा जाता है, कहता कि भाई यहाँ पर सुना है कि रोजगार का दफ्तर खुला हुआ है शेर के मुंह में। तो लोमड़ी कहती है हाँ खुला हुआ है, मैं अर्जी दूंगी और जाकर के वहाँ मैं नौकरी मिल जाएगी। तो ये व्यंग्यात्मक कहानी है। समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनका मजाक असगर वजाहत साहब ने उड़ाई है, मजाक उड़ाई है, और समाज की जो बुराइयां हैं उनको उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज का जो मेरा भाषण था, आज का जो मेरा भाषण नहीं, मैं नेता नहीं हूं कि भाषण दूंगा, वक्तव्य था मेरा। आज का जो वक्तव्य था जनाब असगर वजाहत पर, जिनकी विशेषताएं, जिनका जीवन परिचय, जिनके कृतित्व की विशेषताएं मैंने आपको बताई, और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अपने इन विद्यार्थियों का भी साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, ताकि इस शिक्षण कार्यक्रम में आपने भाग लिया, और आप इस वीडियो को आप देखेंगे और कुछ सीखिए इससे कि किस प्रकार से हम जो है, मैं ये कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी मेरी ज़बान से निकले, जो मेरी जिह्वा से निकले, वो जो है बिल्कुल विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी हो, और यह जो मेरा वक्तव्य है संपूर्ण विश्व के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद हो। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद विद्यार्थियों। बंद कर दो।